इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ अ ट्रैप। ये तुम्हें स्लेव बनाती है, ये तुम्हें फैक्ट्री वर्कर बनाती है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। पर सवाल ये है कि ये हमें ऐसा क्यों और कैसे बनाती है? आखिर क्यों हम क्रिटिकल थिंकिंग को छोड़ के रोट लर्निंग की तरफ चले जाते हैं? इस वीडियो में इन सभी सवाल का जवाब तो तुम्हें मिलेगा, बट अगर तुमने इस वीडियो को एंड तक देखा तो शायद तुम इस सिस्टम से बाहर निकल पाओ। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रोड लर्निंग, यानी कि रट्टा मारना। एंड ये हमारे अंदर डेवलप होता है एग्जाम्स की वजह से। जब एक बच्चा एग्जाम्स के लिए पढ़ता है तो वो ये नहीं सोचता कि उसे इसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है या फिर इसके रियल लाइफ एप्लीकेशन जाननी। वो सोच रहा है अच्छे ग्रेड्स के बारे में, अच्छे मार्क्स के बारे में, ताकि उसके टीचर कहें कि हमारा बच्चा ब्रिलियंट है, ताकि उसके पेरेंट्स कहें कि हमारा बच्चा लाइक निकला। ये स्टेटमेंट्स बच्चे की क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देते हैं, उसके फ्रीडम को ख़त्म कर देते हैं। अब एक बच्चा क्रिएटिव क्यों ही बनना चाहेगा? मज़ा क्या? वैलिडेशन कहाँ है? और अगर कोई बच्चा क्रिएटिव बन भी जाता है तो उसे अच्छे ग्रेड्स नहीं मिलते, मार्क्स काट दिए जाते, वैलिडेशन नहीं मिलती और शैतान बच्चे का टैग अलग से मिल जाता है। अब तुम्हारे लिए एक सवाल है, तुम रट्टा क्यों मारते हो? ताकि उसे अच्छे मार्क्स मिले, अच्छे ग्रेड्स आए, सोशल वैलिडेशन मिले। बट अगर एग्ज़ाम को ही एजुकेशन सिस्टम से हटा दिया जाए तो अब तुम रट्टा क्यों मारोगे? जिन चीज़ों के लिए तुम रट्टा मार रहे थे वो ख़त्म हो गई। अब अगर किसी इंसान को तुम्हारी इंटेलिजेंस का पता लगाना हुआ तो वो क्या करेगा? अब एग्ज़ाम तो है नहीं कि वो तुम्हारे बोर्ड्स के मार्क्स पूछेगा, बल्कि वो सवाल करेगा। और अक्सर रट्टा मारने वालों को सवाल के जवाब नहीं पता होते। बट एग्ज़ाम को ख़त्म करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट जब चाहे ख़त्म कर दे, जब तक चाहे रखे, उसके हाथ में। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है? कॉन्सेप्ट लर्निंग। ये चीज़ तो 100% है। अगर तुम कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे और रोड लर्निंग पे नहीं दोगे तो 100% तुम्हें उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे जितने बाकियों के मिलते हैं। एंड ये बिल्कुल ठीक है, इट्स ओके। अगर तुम्हें मार्क्स कम आते हैं आने दो, पर चीज़ों को कॉन्सेप्ट से सीखो। अब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि याद नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं चीज़ों को याद नहीं कर सकता। अगर तुम मेरे पास एक पेज लाओगे जिस पेज में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे समझ आए, तो मैं उस पेज को नहीं याद कर सकता, मेरे लिए इम्पॉसिबल है। इसलिए मैं हमेशा से कॉन्सेप्ट को सीखते आया हूँ। इसलिए नहीं कि मैं क्लेवर था, इसलिए कि मुझे रट्टा नहीं मारना आता। और अगर तुम्हें आता भी है तो फिर भी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, क्योंकि एट द एंड तुम्हारे पास एक डिग्री नहीं बल्कि एक स्किल होगी। और जितनी भी जॉब्स मिलती हैं वो डिग्री के बेस पे नहीं बल्कि स्किल के बेस पे मिलती है। इमेजिन करो कि तुम एक जॉब लेने जाते हो एंड तुम्हारे पास कोई स्किल ही नहीं है, तो वो तुम्हें क्यों रखेंगे? उनका क्या फ़ायदा? सो सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। थोड़े टाइम के लिए एक इमेजिनेशन में जाओ, ठीक है? सोचो एक ऐसा स्कूल जहाँ क्लासरूम की छत से पानी टपक रहा है, पंखा खराब है, बिजली नहीं है और कुर्सियाँ टूटी हुई हैं। गर्मी में बच्चे पसीने में भीगे हुए हैं और जब बरसात होती है तो उनकी किताबें तक गीली हो जाती है। ऐसे इन्वायरमेंट में जब टीचर बच्चे को पढ़ाता है तो वो ध्यान देने के बजाय ये सोचता है कि कब बेल बजेगी, यहाँ से कैसे जल्दी निकले, कहीं छत ना गिर जाए। उनका फोकस पढ़ाई पे नहीं बल्कि सर्वाइवल और अनकंफर्टेबल सिचुएशन पर होता है। अब ये कोई इमेजिनेशन नहीं बल्कि रियलिटी है। अगर यकीन नहीं होता तो जरा इस डाटा पे ध्यान देना। 6000 schools have no buildings, 23% schools have no electricity, 29,000 lack drinking water, 10% schools lack hand washing water, 87 schools have no internet, 67,000 have no toilets, only 9% of the schools have art and crafts rooms, 50% don't have science lab। और सबसे बुरी बात, राजस्थान के स्कूल कोलैप्स होने की वजह से 7 बच्चे मारे गए और 63,000 स्कूल्स जिन्हें डिमोलिश कर देना चाहिए था बट नहीं हुए। ये हैं जो कि बेसिक नीड्स हैं। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर, ये सबसे बेसिक चीज़ होती हैं जो कि एक स्कूल में होनी चाहिए। बिकॉज स्कूल में बच्चे अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 घंटे तक रहते हैं और ये कोई हाई लेवल की डिमांड भी नहीं है जो कि गवर्नमेंट पूरी नहीं कर सकती। और ऐसा नहीं है कि एजुकेशन में फंड्स नहीं आती, बल्कि इस साल अप्रॉक्सीमेटली 1,28,000 करोड़ सैंक्शन हुए हैं एजुकेशन के लिए, जिनमें से 78 करोड़ स्कूल एजुकेशन के लिए और 50 करोड़ हायर एजुकेशन के लिए। बट प्रॉब्लम ये है कि ये फंड्स आ तो रहे हैं बट इस्तेमाल नहीं हो रहे और वापस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल तेलंगाना को समग्र शिक्षा के तहत 225 करोड़ सैंक्शन हुए, लेकिन सिर्फ 98 करोड़ ही SNA के अकाउंट में ट्रांसफर हुए। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है बल्कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। एंड ये ऐसा होता क्यों है? बिकॉज ऑफ प्रोसीजरल डिलेस।
सेंट्रल से फंड्स आए, फिर स्टेट लेवल अप्रूवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर ब्लॉक लेवल। प्रोसीजर इतना बड़ा होता है कि फंड्स को पहुंचते पहुंचते महीनों और सालों तक लग जाते हैं, और अगर फिर फंड्स आ भी जाते हैं तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अप्रॉक्सीमेटली गवर्नमेंट अर्बन एरिया के स्टूडेंट पर 85,000 खर्च रहती है एक साल में, और वहीं पे रूरल एरियाज के स्टूडेंट्स पर सिर्फ 27,000। हालांकि अगर तुम एनालाइज करो तो रूरल एरियाज की स्कूल की कंडीशन बहुत ही खराब होती है। अगर किसी को फंड्स मिलने चाहिए थे तो वो रूरल को ज्यादा मिलने चाहिए थे, बिकॉज वो उतनी ज्यादा एडवांस ही नहीं है, उनके पास बेसिक लेवल की चीजें नहीं होती। पर यहाँ पे रूरल एरियाज के बच्चों को फंड्स में भी अप्रॉक्सीमेटली 3.5x डिसएडवांटेज होता है। एंड ये वाहिद ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन तुम्हारे पास नहीं है, बट जो अगली प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन तुम ढूंढ सकते हो। इलेवन का स्पेलिंग 11 है AVAIDENE 11 मीन्स 11। सर 11 में एल नहीं तो 11 कैसे हो जाएगा वो? कहाँ? अब इंडिया में ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स नहीं है, बल्कि इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलियन टीचर्स हैं, जिनमें से 16 to 17% ऐसे टीचर हैं जो कि क्वालिफाइड ही नहीं है टीचिंग के लिए। और अगर ये तुम्हें अजीब लग रहा है तो जरा इस पे ध्यान दो। अप्रॉक्सीमेटली 4,500 टीचर ऐसे हैं जो कि सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं, पर उन्होंने कभी भी खुद सेकेंडरी स्कूल तक पढ़ा ही नहीं है। अगर टीचर्स ने खुद नहीं पढ़ा तो वो कैसे बच्चों को वो चीज़ें पढ़ाएंगे। अब इस डाटा से एक चीज़ तो क्लियर होगी कि एजुकेशन बुरी नहीं है, बल्कि एजुकेशन सिस्टम बुरा है। उसमें जो टीचर्स हैं वो बुरे हैं, और सभी टीचर्स नहीं, बल्कि मैंने 1670% और 4,500 इनका डाटा। अब इनसे और भी ज़्यादा हो सकते हैं, बट वो शायद सर्वे में रिकॉर्ड नहीं हुए। अब इस चीज़ में एक और डिबेट आ जाती है, बिजनेस वर्सेस स्कूल्स। तुमने इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होंगी, फॉर एग्जांपल पढ़ने से तुम पैसे नहीं कमा सकते। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग एजुकेशन और बिजनेस को अलग कर देते हैं, हालांकि ये दोनों एक ही पार्ट है। अगर तुम थोड़ा सा सोचो तो बिजनेस को सीखना, उसे अप्लाई करना भी एजुकेशन ही है। एजुकेशन खुद में बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है एजुकेशन सिस्टम। ऐसा लगता है जैसे कि हम प्रोग्राम हो रहे हैं। एक सेल्फ पिटी इंसान और एक रिच और कॉन्फिडेंट इंसान में एजुकेशन सिस्टम का फर्क नहीं है। ये नहीं है कि उस गरीब इंसान को स्कूल सिस्टम ने बर्बाद कर दिया, बल्कि फर्क है क्रिटिकल थिंकिंग। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि किस तरह आधे लोगों को पता नहीं होता कि उन्हें करना क्या है, तो कोई भी स्कूल सिस्टम या कोई भी एजुकेशन सिस्टम उसकी मदद नहीं कर सकता, बिकॉज वो खुद ही सोचना ही नहीं चाहता। According to a survey, there are 93% Indian students जिन्हें सिर्फ 7 टाइप के ही कैरियर के बारे में पता है, हालांकि there are more than 250 कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल। एक और डाटा देखो, अप्रॉक्सीमेटली 20% स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि उन्हें आगे करना क्या है। उन्हें बस यही पता है कि पढ़ने से पैसे कमाएंगे, बट सवाल है कि कैसे हो सकता है। इमेजिन करो जिनके पास कोई प्लान ही नहीं है तो वो आके कैसे सक्सेसफुल होंगे, और होंगे भी तो किस चीज़ में। किसी महान इंसान ने कहा था ना कि सक्सेस डिमांड्स डायरेक्शन, विदाउट इट एफर्ट्स इज जस्ट वेस्टेड मोशन। अब जब बच्चों को ये नहीं पता होता कि उन्हें आगे करना क्या है, तो उनके सामने आते हैं जेईई, नीट, सिविल सर्विस। अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलियन नीट स्टूडेंट्स, 5.6 मिलियन जेईई स्टूडेंट्स, 5.8 मिलियन सिविल सर्विस स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन की इन लास्ट 4-5 सालों में। और ये हाल सिर्फ एजुकेशन का नहीं है, बल्कि स्पोर्ट का भी यही हाल है। इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 678 मिलियन लोग स्पोर्ट्स को देखते हैं, और उनमें से 90% तो सिर्फ क्रिकेट को ही देखते हैं। मैं तुम्हारे सामने बहुत सारे ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट ला सकता हूँ इंडिया के, जिन्हें तुम जानते तक नहीं। एंड ये तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि तुम्हें कभी बताया ही नहीं गया कि क्रिकेट के अलावा भी इतने स्पोर्ट एग्जिस्ट करते हैं। बट अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? कैरियर काउंसलिंग। अब ये कैरियर काउंसलिंग क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे, बट पहले मैं तुम्हें एक थ्योरी समझाता हूँ। 1983 में हार्वर्ड गार्डनर ने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसके मुताबिक दुनिया में लोग 8 टाइप के इंटेलिजेंट होते हैं। नंबर 1 लिंग्विस्टिक, ये वो लोग हैं जो कि बोलने और लिखने में बहुत ही अच्छे होते हैं, जैसे कि राइटर्स, पोइट्स, स्पीकर। नंबर 2 लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ये वही लोग होते हैं जो कि हमारे यहाँ इंटेलिजेंट माने जाते हैं, यानी कि जो पढ़ने में अच्छे होते हैं। इनका बेस्ट एग्जाम्पल है इंजीनियर्स, साइंटिस्ट। नंबर 3 म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जो कि गाने में और म्यूजिक में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, जैसे कि म्यूजिशियन, सिंगर एट्सेट्रा। नंबर 4 बाइडली काइनेथिस्टिक,
ये वो लोग होते हैं जो कि अपनी बॉडी को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर पाते हैं, जैसे कि एथलीट। जितने भी एथलीट हैं वो सभी इसी में फॉल करेंगे, डांसर्स, क्रिकेटर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नंबर 5 स्पार्शल, जो कि इमेजिनेशन में बहुत ही अच्छे होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। एग्जाम्पल्स आर्किटेक्ट्स, पेंटर्स, डिज़ाइनर्स। नंबर 6 इंटरपर्सनल, जैसे कि टीचर, लीडर और काउंसलर। नंबर 7 इंट्रापर्सनल, जो कि इंसान के खुद की मन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं, फिलोसफर, साइकोलॉजिस्ट। नंबर 8 नेचुरलिस्टिक, फार्मर्स एंड बायोलॉजिस्ट। ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, 1 मिनट रुको, पता चल जाएगा। अभी कैरियर काउंसलर क्या होता है? एक इंसान जो तुम्हें बताए कि तुम्हें आगे कैरियर में क्या करना है, अपने एक्सपीरियंस से नहीं बल्कि तुम्हारे एक्सपीरियंस से। अब उसे कैसे पता चलेगा? इस थ्योरी से। अब वो देखेगा कि तुम किस टाइप के इंटेलिजेंट हो और तुम्हें वैसे ही ऑप्शन ढूंढ के देगा। अब उसे कैसे पता चलेगा कि तुम किस इंटेलिजेंट में फॉल करते हो? बिकॉज ही इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट। वो फीलिंग समझने में क्लेवर है, या फिर हमारी ज़ुबान में कहो तो चालाक है। बट फिर वही सवाल आता है कि ये गवर्नमेंट के हाथ में है, जब वो चाहे रखें, जब चाहे ना रखें। बट हम क्या करें? खुद से सीखो। तुम्हें ये तो पता होगा कि तुम किस चीज़ में बेहतर हो, उसी में ऑप्शंस ढूंढो। एंड आई स्वेयर तुम्हें ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाएंगे। और हाँ, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम घर बैठ कर अपनी स्किल या अपनी इंटेलिजेंस का पता लगा पाओगे तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि हमें लगता है कि हम किसी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, लेकिन हम जब उस स्पेसिफिक टाइप के लोगों से मिलते हैं जो कि हमारी ही तरह उस चीज़ में बेहतर होते हैं, तो हम रियलाइज़ करते हैं कि हम बिलो एवरेज ही थे या फिर एवरेज ही थे। सो तुम्हें अपनी इंटेलिजेंस या फिर अपनी कैपेबिलिटी का पता लगाने के लिए लोगों के बीच में जाना होगा, एंड तब तुम रियलाइज़ करोगे कि तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो। इसलिए थ्योरी से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रैक्टिकल नॉलेज। और अगर ये सब तुमसे नहीं होता तो फिर सिंपल सा एंड कॉस्टली सोल्यूशन है कि किसी काउंसलर के पास जाओ। ये सिमिलर एक डॉक्टर की तरह होता है जो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या करना है तुम्हारे बेस पर। सो अराउंड 19th सेंचुरी में एक ब्रिटिश आदमी ने इस एजुकेशन सिस्टम को हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया था। इससे पहले गुरुकुल सिस्टम और मदरसाज जैसे एजुकेशन सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। मदरसाज इस्लामिक एजुकेशन है और गुरुकुल बेसिकली टीचर्स के घर जाके बच्चे पढ़ा करते थे एंड उससे प्रैक्टिकल चीज़ें सीखा करते थे। उसके बाद यह है ये ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम जो कि लॉर्ड बैबिटन मैक्यूले ने इंट्रोड्यूस किया था। और ऐसे बहुत सारी थ्योरीज हैं कि ये एजुकेशन सिस्टम हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया था ताकि हम फैक्ट्री वर्कर बन सके, हम क्लर्क्स बन सके। टू बी ऑनेस्ट इट साउंड्स ट्रू। लाइक जितनी भी न्यूरो साइंटिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च की थी इंसानी दिमाग को समझने के लिए, वो सभी चीज़ें इसमें अप्लाई होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एवन पावलर्स क्लासिकल कंडीशनिंग, जैसे बेल बजते ही हमें पता चल जाता है कि अब या पीरियड चेंज होने वाली है या लंच होने वाली है या फिर छुट्टी होने वाली है, एंड हमारा दिमाग वैसे ही रिस्पॉन्स देता है। और दूसरा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने कोई गलती की तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, और अगर तुमने अच्छे मार्क्स मिले तो तुम्हें वैलिडेशन मिलेगी, ग्रेड्स मिलेंगी। उसके बाद सेम यूनिफॉर्म होना, लाइन में खड़े होना, जैसे कि जेलर्स होते हैं, जेल्स में कैदियों को लाइन में खड़ा किया जाता है, एंड इससे बहुत एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है कि जब हम एक जैसे दिखने लग जाते हैं तो हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को छोड़कर डायरेक्ट ग्रुप के साथ फ्लो करते हैं। एंड फैक्ट दैट कि टीचर्स एक गुरु की तरह नहीं बल्कि एक जेलर की तरह काम करते हैं। वो हमें पनिशमेंट देते हैं। अगर कोई भी हमें उनसे जवाब पूछना होता है तो पहले अपने हाथ खड़े करने हैं, बिकॉज आगे सामने खड़ा होने वाला इंसान वो अथॉरिटी में तुमसे बड़ा है। ये वही फीलिंग है जबकि जेलर सामने होता है और कैदी उससे कुछ बात करना चाहते हैं। और इसमें एक और बहुत ही अजीब सा सिस्टम है जो कि मुझे तो बहुत बुरा लगता है। फॉर एग्जांपल हम कभी किसी चीज़ को अगर सीखते हैं तो हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा टाइम ज़रूरत है उसे डाइजेस्ट करने के लिए। यहाँ पे 40 मिनट के लिए एक लेक्चर होगा, जैसे ही वो ख़त्म होने वाला होता है दूसरा टीचर दरवाजे के बाहर खड़ा होता है फिर से अपने सब्जेक्ट को तुम्हारे ऊपर ठूसने के लिए, एंड ये तब तक होता है जब तक छुट्टी ना हो जाए। एंड इमेजिन करो कि एक इंसान कितना ही इंटेलिजेंस होगा कि वो अपने दिमाग को बार बार स्विच करेगा, बार बार स्विच करेगा, बार बार स्विच करेगा। एंड ऐसा हो नहीं सकता कि तुम इतनी चीज़ों को कॉन्सेप्ट लर्निंग के थ्रू याद करोगे। अगर इतनी चीज़ें एक साथ हो रही हैं तो तुम कहीं ना कहीं रोट लर्निंग की तरफ ही जाओगे एट द एंड। और शायद तुम्हारे साथ ना हुआ हो, बट ऐसे बहुत सारे और भी स्कूल हैं जहाँ पे लंच के लिए भी सिर्फ 15 मिनट मिलते, सिर्फ 15 मिनट लंच के लिए, और कोई स्पोर्ट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ना 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 और उसके बाद 15 मिनट के लंच और फिर चलो। एंड लोग कहेंगे कि इससे मेंटल रेजिलियंस हमारे अंदर डेवलप होता है। बट एक और चीज़, अगर तुम कोई चीज़ टफ कर रहे हो और तुम्हें पता है कि इससे तुम्हें कुछ मिलने वाला है तो तुम्हारी मेंटल रेजिलियंस ज़्यादा और बहुत ही खतरनाक होगी। मेंटल रेजिलियंस का मतलब होगा बुरी सिचुएशन में तुम कैसे एक्ट करोगे, ठीक है। बट ये ग्राफ नीचे आ जाता है जब चीज़ ट्रॉमा में कन्वर्ट हो जाती है, और एजुकेशन सिस्टम और ये स्कूल सिस्टम हमें ट्रॉमा में ले जाती है। फॉर एग्जाम्पल बचपन में अगर जो बच्चे हैं उन पे अगर उनके माँ बाप बहुत ज़्यादा जुल्म करें, क्या उसका मेंटल रेजिलियंस बहुत अच्छा होगा?
हाँ, क्या इसका मतलब है कि वो अच्छा बनेगा? नहीं, बिकॉज वो चीज़ थोड़े से ट्रोमा की तरफ टिल्ट होगी एंड ट्रोमा हमें अंदर से खोखला कर देता है। तो एजुकेशन सिस्टम हमारा मेंटल रेजिलियंस अच्छा नहीं बनाता, बल्कि हमें अंदर से खोखला बना देता है। एंड यही रीज़न है कि आज जितने भी बच्चे हैं जो कि अनएम्प्लॉयमेंट है, बिकॉज एजुकेशन सिस्टम ने उन्हें क्लर्क्स बनाया था, नौकरी करने के लिए था, बट अब उतने जॉब्स हैं ही नहीं जितनी पहले हुआ करती थी, तो वो सभी अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया, दे आर मोर देन 250 कैरियर्स अवेलेबल, लेकिन उन्हें पता ही नहीं, और पता हो भी तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे बिकॉज उनका दिमाग सिर्फ डेवलप हुआ है नौकरी करने के लिए और जॉब्स करने के लिए।